सॉरी बेटा, ओके लेट्स स्टार्ट इट अगेन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी अबाउट न्यूटन-राफसन मेथड और वी एंडेड अवर डिस्कशन विद अ पॉइंट कि हमें न्यूटन-राफसन मेथड में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है और अगर डेरिवेटिव किसी अप्रोक्सीमेशन पे ज़ीरो हो जाता है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वी कैन यूज़ सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड जो है वो बेसिकली इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर लेता है कि जो आपके डेरिवेटिव का इशू है उसको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं कैलकुलस से कि अगर मैं डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो एफ प्राइम एट पी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पी एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी एन माइनस वन। तो अब यहाँ पे ये जो है आपके पास x जो है वो अप्रोच करेगा पी एन माइनस वन को। अब लिमिट का कंसेप्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट से अगर ये पॉइंट है पी एन माइनस वन, तो जब हम कह रहे होते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू पी एन माइनस वन, तो इसका मुराद क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास x जो है वो वेरी वेरी क्लोज है टू दिस पॉइंट पी एन माइनस वन। अब वो अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो तो उसको आप राइट हैंड लिमिट कह रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट और राइट किसी भी साइड से वो अप्रोच करे, लेकिन एक्चुअली वो इस पॉइंट के वेरी वेरी क्या होता है, क्लोज होता है। अगर पी एन माइनस टू जो है वो वेरी क्लोज हो पी एन माइनस वन के, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है अप्रोक्सीमेटली अप्रोच करेगा पी एन माइनस टू को, कि ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है पी एन माइनस वन के। तो हम ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू पी एन माइनस वन, इसको फिर एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एफ प्राइम एट पी एन माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एन माइनस टू, बिकॉज कि जो अप्रोचेस है इसमें हमने वो पॉइंट पुट कर दिया जो पी एन माइनस वन के वेरी वेरी क्लोज है। तो एफ ऑफ पी एन माइनस टू माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस टू माइनस पी एन माइनस वन। तो ये जो डेरिवेटिव है, अब इससे हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो एफ ऑफ पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस टू। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू थी न्यूटन फार्मूला में, हम उसको फिर इससे चेंज कर सकते हैं। अब न्यूटन ऑप्शन में हमारे पास था पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ पी एन माइनस वन। तो यहाँ पे जब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एफ प्राइम ऑफ पी एन माइनस वन की, तो ये फार्मूला हमारे पास इस शेप में आ जाएगा, माइनस टाइम एफ ऑफ पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय। अब आप देखें क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है डेरिवेटिव, तो इसकी रेसिप्रोकल जो है वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस टू और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एन का फार्मूला। अब ये जो न्यूटन्स का फार्मूला है, ये इसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली सेकंड मेथड है। और ऐसा क्यों कहते हैं कि सेकंड मेथड है? आप यहाँ पे अगर n की वैल्यू वन सब्सटीट्यूट करते हैं तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन अगर आप यहाँ वन पुट करेंगे तो वन माइनस टू नेगेटिव वन हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसका इंडेक्स नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम इंडेक्स को पॉजिटिव रखने के लिए इसको n2 से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप n2 पुट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा p2 इज इक्वल टू p1 माइनस एफ ऑफ p1 टाइम्स p1 माइनस p नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ p1 माइनस एफ ऑफ p नॉट। तो आप देखें न्यूटन राफसन के फार्मूले में हमें एक पॉइंट चाहिए होता था पी एन माइनस वन, तो उससे नेक्स्ट आइट्रेशन हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब पी टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज नोन होनी चाहिए, पी नॉट एंड पी वन। तो इफ पी नॉट एंड पी वन आर नोन देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट पी टू। तो इस केस में इसका मतलब है कि सेकेंड मेथड में हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनकी मदद से आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, बेसिकली सेकंड मेथड में हम कर क्या रहे हैं? सेकंड मेथड में हम कर ये रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आप इनको एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, और वो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, वो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होता है आइटरेटिव पॉइंट P2। तो ये अंडरस्टैंड करना कि टेंजेंट लाइन और सेकंड लाइन में डिफरेंस क्या है। सॉरी, टेंजेंट लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को
एट ए वन सिंगल पॉइंट मेट कर रही होती है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही हो वो टेंजेंट लाइन होती है। और सेकंड लाइन हमारे पास होती है कि आपके पास कोई भी कर्व है, उसके दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज नोन एज अ सेकंड लाइन। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन है। अब सेकंड लाइन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं सेकंड लाइन। तो इस मेथड को हम सेकंड मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मेथड में हम सेकंड लाइन ड्रा करते हैं, यानी कि P0 और P1 पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। वो लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आइटरेटिव पॉइंट होता है। आप P2 पे आ जाते हैं। अब फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे कि जब आप n की वैल्यू इसमें अपडेट कर देंगे तो n जब आप 3 करेंगे तो आपके पास P3 जो है वो इक्वल आ जाता है P2 माइनस एफ ऑफ P2 टाइम्स P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ P2 माइनस एफ ऑफ P1। तो अब आप इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट यूज करेंगे वो 1 एंड 2 है। तो अब आप P1 और P2 को ज्वाइन कर लेंगे। कर्व पे P2 के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ रहा है और P1 ये पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक सेकंड लाइन ड्रा कर ले। ये सेकंड लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मीट कर रही है वो पॉइंट आपके पास आ जाएगा P3। तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जब P4 कैलकुलेट करेंगे तो उसमें P3 और P2 यूज होंगे। तो ये पॉइंट है P3, यहाँ पे पॉइंट है P2। इन दोनों को सेकंड लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये सेकंड लाइन इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस को P4 पे और इवेंचुअली चलते चलते आपके पास ये जो सेकंड लाइन है ये और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व है ये एक ही बन जाएगा। आप देखें कि हम क्लोजर मूव करते जा रहे हैं इस पॉइंट के। इवेंचुअली ये होगा कि आप जब सेकंड लाइन ड्रा करेंगे तो वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट को सिर्फ टच कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो आपके पास रूट आ जाता है, कन्वर्ट्स इनटू अ टेंजेंट लाइन। जब वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास रूट की वैल्यू आ जाएगी। we will get the or we will converge to the root। तो उस टाइम जो आपके पास वैल्यू आ जानी है वो दैट लास्ट पर्टिकुलर वैल्यू, तो जब ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो वही पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो आपके पास रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखें, सर देखते हैं कि सेकंड मेथड कैसे अप्लाई होता है। जी सर भाई। सर ये जो हमने पहली सेकंड लाइन ड्रॉ की वो P डॉट और P1 के बीच में ड्रॉ की ना। जी ठीक है। तो सर इसके बाद हमने यानी P1 को छोड़ दिया और P2 और कर्व के ऊपर एक पॉइंट लगाया। P2 जो है उसी के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट था वही हमने P2 है, ये वाला पॉइंट। अच्छा अच्छा सर ठीक हो। अच्छा P2 ठीक ठीक है, P2 की कॉरस्पॉन्डिंग हो गया कर्व के ऊपर। और उससे दोबारा हमने वो जो हमारा P1 था वहां पे एक हम लाइन लेके गए हैं जो कि सेकंड एक और अच्छा, लाइन हमें बनी। दो चीज़ों में डिफरेंस है बेटा, एक P1 है एक एफ ऑफ P1 है, ठीक है। तो हम कनेक्ट जो है वो y को आपस में करते हैं ना, यानी कि वो कोऑर्डिनेट जो y एक्स सॉरी कर्व पे आ रहा होता है उन दो कोऑर्डिनेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू लाइन। जी जी ठीक है, P1 एफ ऑफ P1 हो गया सही। एफ ऑफ P1, ये जो पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं P1 एफ ऑफ P1, इसको हम ज्वाइन करते हैं P0 एफ ऑफ P0 के साथ। ठीक है सर। ओके नाउ अब हम आगे सेकंड मेथड की एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम इस इक्वेशन में तमाम नॉन ज़ीरो टर्म्स जो हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें और राइट हैंड साइड पे जस्ट हमारे पास ज़ीरो टर्म आ जाए। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो टर्म्स के कम्बिनेशन है दैट विल बी एफ ऑफ x और हमारे पास आ जाएगा x माइनस कॉज ऑफ x। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम सेकंड मेथड का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन टाइम्स एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन, सॉरी एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू। ओके, अब यहाँ पे आप n की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। लेट्स से ऑब्वियसली हमने अभी डिस्कस किया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, तो हम पुट कर देते हैं x2 इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन माइनस टाइम
एफ ऑफ सॉरी एक स्टेप बेटा और कर लेते हैं, पहले हमने आइटरेटिव फॉर्म को जनरलाइज कर लेते हैं। वंस वो जनरलाइज हो जाएगी तो फिर हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं इसमें फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ टू मेक श्योर कि हम जनरलाइज फॉर्म लिख चुके हैं। एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन। अब फंक्शन है हमारे पास एक्स एन माइनस वन माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन टाइम्स एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एक्स एन माइनस वन, फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, cos ऑफ एक्स एन माइनस वन आना है। तो फंक्शन सब्सटीट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो माइनस cos ऑफ एक्स एन माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे cos ऑफ एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। फिर x की जगह एक्स एन माइनस टू पुट कर दें तो एक्स एन माइनस टू माइनस टाइम cos ऑफ एक्स एन माइनस टू। तो ये हमारे पास आ गई आइटरेटिव फॉर्म। अब इसमें आप n की जगह 2 पुट कर दें क्योंकि n हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होता है। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 2, x2 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा x1 माइनस टाइम x1 माइनस कॉज ऑफ x1 टाइम्स x1 माइनस एक्स नॉट, और जब आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो x1 माइनस कॉज ऑफ x1 और माइनस आ जाएगा इसमें से x नॉट माइनस कॉज ऑफ x नॉट। तो अब आप देखें कि अगर हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें दो वैल्यूज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, x नॉट एंड x1 की वैल्यू हमें नोन होगी तो देन वी विल बी एबल टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। तो वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टू डू सो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, तो आप कॉज ऑफ x को ड्रा कर लें, ये कर्व बन जाती है। हम जानते हैं cos 0 पे 1 होता है, cos पाई बाई 2 पे 0 होता है, और y इज इक्वल टू x, ये लाइन ड्रा कर लें। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि हमारे पास है इस इक्वेशन का सोल्यूशन, और ये पॉइंट जो है वो x जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो हमने इसमें से कोई वैल्यू चूज़ करनी है। तो लेट्स से दैट मैं यहाँ पे दो वैल्यूज इस इंटरवल में से चूज़ कर लेता हूँ। एक वैल्यू 0.5 ले लेता हूँ और एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.7853 विच इज़ एक्चुअली पाई बाई 4 लाइक मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। तो ये दो पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए। इनको चूज़ करने की कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, यू कैन चूज़ रैंडम एनी टू पॉइंट्स फ्रॉम दिस इंटरवल। तो आप इसमें से कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं रैंडमली टू परफॉर्म द आइट्रेशंस। ओके, ये एक्स नॉट एंड एक्स वन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जब आप आ जाएंगे पुट करेंगे इसमें एक्स नॉट और एक्स वन, तो आपके पास एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स वन विच इज़ 0.7853 माइनस टाइम 0.7853 माइनस कॉज ऑफ 0.7853 एंड टाइम्स 0.7853 माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे 0.7853 माइनस कॉज ऑफ 0.7853 और माइनस टाइम आपके पास आ जाएगा 0.5 माइनस कॉज ऑफ 0.5। तो ये x2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जानी है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैलकुलेटर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कीजिएगा, और आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू ए रेडियन मेजर जब आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 0.7363। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7363 तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। मैं चंद डेसिमल पॉइंट लिखनी है तो टू मेक श्योर कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। ओके, अगर मैं देखूं तो x1 0.7 था, यहाँ पे भी 0.73 है, सो आई हैव टू परफॉर्म सम मोर कैलकुलेशंस। अब आप इसमें पुट कर दें n इज इक्वल टू 3। जब n3 पुट करेंगे तो x3 आपके पास इक्वल आ जाएगा x2 माइनस, नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 3। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस कॉज ऑफ x2 टाइम्स x2 माइनस x1 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस कॉज ऑफ x2 माइनस टाइम cos ऑफ x1 माइनस x1 माइनस cos ऑफ x1। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x2 की वैल्यू हमारे पास 0.7363 माइनस 0.7363 यहाँ पे, और माइनस cos ऑफ 0.7363 टाइम्स x2 माइनस x1
आपके पास आ जाएगा 0.7363 माइनस 63 माइनस 0.7853, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 0.7363 माइनस 0 कॉज ऑफ 0.7363, आपने वैल्यू पुट कर दी x2 की, और फिर x1 के पुट कर दें 0.7853 माइनस कॉज ऑफ 0.7853। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास x3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 0.73905, तो 0.73908, तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। अब हमने x1 कैलकुलेट कर लिया है, x2 कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम यहाँ पे नोट करें तो x2 और x3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू है 0.7363 और x3 की वैल्यू है 0.7390, तो आप देखें कि 0.7 एंड 3 फर्स्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं। तो दिस मीन्स दैट कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास इक्वल आ गई हैं और नियरली इक्वल आ गई हैं। तो दिस सजेस्ट दैट कि 3 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी जो है वो मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं टू कंफर्म दैट कि वो अचीव हो गई है। तो आप यहाँ पे एरर कैलकुलेट कर सकते हैं टू सी कि वेदर जो आपकी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है वो अचीव हुई है या नहीं हुई। तो फॉर दैट आप कर सकते हैं x3 माइनस x2 डिवाइड, और बाय लुकिंग एट के जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक में आपके पास आ रहा है 0.7390 और 7390 और हमारे पास है 0.7363। हम देख सकते हैं कि अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ये इक्वल नज़र आ रहे हैं। जब आप मल्टीप्लाई और डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे तो होपफुली दैट आंसर कम्स आउट टू बी लेस देन 10⁻⁻3। अगर हमें मजीद एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो तो फिर हम इसमें और परफॉर्म कर लें, तो x4 जो है वो हमारे पास हो जाएगा x3 माइनस, हम फार्मूले में पुट कर रहे हैं x n की जगह 4 f(x3) टाइम्स x3 माइनस x2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय f(x3) माइनस f(x2). तो आपने अपने फार्मूला जो था उसमें n4 सब्सटीट्यूट कर दिया। जब आप x3 और x2 की वैल्यूज यूज़ करेंगे तो हमारे पास x4 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी 0.7390851, 0.7390851। तो हम देख सकते हैं कि अगर अब हम x4 और x3 को कंपेयर करें तो हमारे पास x4 और x3 में एटलीस्ट 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट्स तक जो करस्पॉन्डेंस है वो नज़र आ रही है। 0.7390 यहाँ तक हमारे पास दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो 5 डेसिमल पे एक्यूरेसी हो जाती है। और अगर हम नेक्स्ट आइट्रेशन भी परफॉर्म कर लें तो उस केस में x5 जो है वो हमारे पास आ जाता है 0.7390851332। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो x4 और x5 की एक्यूरेसी है वो फर्दर इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लें x5 माइनस x4 डिवाइडेड बाई x5, तो होपफुली जो आपके पास यहाँ पे एक्यूरेसी वो 10⁻⁻6 की अचीव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 6 डेसिमल पॉइंट अगर एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड है तो हम x5 पे स्टॉप कर देंगे। और अगर इस केस में हम x6 परफॉर्म करें भी तो फॉर n इज इक्वल टू 6, तो x6 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.739085132। तो एग्जैक्टली 10 डेसिमल एक्यूरेसी आ जाती है x5 और x6 पे। तो अगर आप x6 माइनस x5 डिवाइडेड बाई x5 करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपके पास 10 डेसिमल एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और फिफ्थ आइट्रेशन पे हमने ये 10 डेसिमल की एक्यूरेसी जो है वो अचीव कर ली होगी, क्योंकि ये एक्जैक्टली 6 पे भी यही रिजल्ट रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है फिफ्थ आइट्रेशन पे वो कन्वर्जेंस अचीव कर गया था। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो हमारे पास जो 10 डेसिमल एक्यूरेसी है वो फिफ्थ आइट्रेशन पे अचीव हो रही है, और इस केस में न्यूटन राफसन के केस में जो हमारे पास 10 डेसिमल एक्यूरेसी है वो थर्ड आइट्रेशन पे अचीव हो रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकंड मेथड जो है उससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो कन्वर्ज करता है फिफ्थ आइट्रेशन पे और न्यूटन से थर्ड पे। तो न्यूटन राफसन जो है वो बेटर और फास्टर कन्वर्जेंस देता है एज कम्पेयर टू सेकेंड मेथड। तो हमने जो एक डिफ़िकल्टी थी न्यूटन मेथड के साथ डेरिवेटिव कैलकुलेट करने वाली वो तो अवॉइड कर ली है कि आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करने, लेकिन उसके साथ अब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो इंक्रीज हो गई है टू अचीव द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या ड्रा किया? इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया है कि अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी हो या कहीं डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा हो तो आप वहाँ पे सेकंड मेथड की मदद से रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अनदर एडवांटेज ये है कि अगर हम कंप्यूटेशनल स्पेस की बात करें यानी कि कंप्यूटर और मेमोरी और उस चीज़ की बात करें
तो आप देखें इसमें आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट ही नहीं करना, तो दिस मीन्स दैट कि आप स्पेस भी सेव कर सकते हैं और नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी सेव कर सकते हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं टू कैलकुलेट द सोल्यूशन। तो अब कंप्यूटेशनली यानी कि सेकंड मेथड हमें बेटर नज़र आता है, लेकिन अगर कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जनरली हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि सेकंड मेथड जो है उसकी कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है एज कम्पेयर टू न्यूटन मेथड। और एंड आल्सो अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाइसेक्शन मेथड से भी सेकंड मेथड और न्यूटन मेथड जो है वो बेटर है। तो डेफिनेटली आउट ऑल ऑफ देम न्यूटन मेथड इज बेटर एंड प्रोवाइड्स अस द फास्टर कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप नोटिस करें तो ये जो ग्राफ है ये हमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है। वो पॉइंट आउट ये कर रहा है हमें कि हमें दो इनिशियल वैल्यूज रिक्वायर्ड थी टू स्टार्ट द सेकंड मेथड। तो हमारे पास सेकंड मेथड का जो कन्वर्जेंस का रेट है वो थोड़ा स्लोअर है एज कम्पेयर टू न्यूटन ऑप्शन। तो मे बी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं अगर हम रूट को ब्रैकेट करने लगते हैं। तो ये अप्रोच अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट पी नॉट हमने एक पॉइंट लिया, P1 लिया, तो हमारे पास रूट जो था वो लाई करता था बिटवीन पी नॉट एंड P1, इसके दरमियान में लाई करता था, तो ब्रैकेट हो रहा था। फिर हमने नेक्स्ट जो दो पॉइंट लिए P2 एंड P1, रूट इन दोनों के दरमियान भी ब्रैकेट हो रहा था कि जब आपने P3 कैलकुलेट करने के लिए P2 और P1 को यूज़ किया तो रूट उन दोनों के दरमियान लाई करता। लेकिन जब आपने P4 कैलकुलेट करने के लिए P2 और P3 को यूज़ किया है तो आपके पास जो विड्थ ऑफ द इंटरवल है वो ये बन गई है, और इसके अंदर रूट जो है वो लाई नहीं करता, यानी कि P2 और P3 जो हमने दो वैल्यू सेलेक्ट की हुई हैं इन दोनों के दरमियान रूट ब्रैकेट नहीं होता। फिर हम देखें तो P3 और P4 के दरमियान रूट जो है वो ब्रैकेट हो रहा है। तो ये जो अप्रोच है इससे हमें ये पता चलता है कि सेकंड मेथड जो है वो ब्रैकेटिंग ऑफ रूट नहीं करता। तो अगर पॉसिबल हो, इफ इट्स पॉसिबल, तो हम अगर उसको ब्रैकेट कर लें रूट को बिटवीन टू पॉइंट्स, तो मे बी शायद हमारा जो कन्वर्जेंस का रेट है वो बेटर हो जाए और फास्टर हो जाए। तो ये जो चीज़ है इसको हम टेस्ट करने के लिए अनदर अप्रोच जो है वो यूज़ करेंगे विच इज़ नोन एज रेगुलर फाल्सी मेथड, और रेगुलर फाल्सी के साथ साथ इसको हम कहते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। तो फर्स्ट पोजीशन मेथड जो है वो बेसिकली इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि सेकंड मेथड के लिए हम जो दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं उन दो पॉइंट्स के दरमियान रूट ब्रैकेट हो रहा। तो दैट्स व्हाट अ फर्स्ट पोजीशन मेथड इज। और ये जो मेथड है ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली यूज़ नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है ये हम अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिक जो कंट्रास्ट है या डिफरेंस है हमारे पास फास्ट पोजीशन और इसमें, वो बेसिकली हमारे पास ये है कि आपके पास जो रूट है वो सेकंड मेथड में ब्रैकेट नहीं होता और हम मेथड ऑफ फास्ट पोजीशन में उसको ब्रैकेट करना चाह रहे हैं। तो सेकंड मेथड में हमारे पास जो ब्रैकेट नहीं हो रहा उसको हम कैसे इम्प्रूव कर लेते हैं। आप देखें सेकंड मेथड में हम एक सेकंड लाइन ड्रा करते हैं P0 और P1 के दरमियान, और P2 हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है जहाँ पे ये दोनों ये सेकंड लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती है। फिर P2 और P1 को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा P3, और फिर P3 और P2 को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है P4, और फिर P4 और P3 को ज्वाइन करके P5 एंड सो ऑन, जब तक हम कन्वर्जेंस अचीव नहीं कर लेते। अब फर्स्ट पोजीशन मेथड के थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आपने P0 और P1 को ज्वाइन किया तो P0 और P1 के दरमियान में रूट लाई करता था, फाइन। P2 पॉइंट आ गया हमारे पास, फिर P2 और P1 को ज्वाइन किया तो फिर भी रूट इन दोनों के दरमियान लाई करता था, तो आपके पास P3 पॉइंट आ गया, दैट्स ओके। जब आपने P3 और P2 को देखा तो अब रूट इन दोनों के दरमियान लाई नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए P4 के लिए P3 और P2 वाला इंटरवल सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन P3 और P2 में तो रूट लाई नहीं करता, बट P3 एंड P1 में करता है। यहाँ पे आप देखें कि P3 और P1 में अगर मैं इंटरवल ले लूँ तो रूट जो है वो इसके दरमियान लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम P2 के इंस्टेड रूट ले लेंगे, इंटरवल जो है वो P4 वैल्यू के लिए वो इंटरवल हो जाएगा P3 एंड P1। तो ये हमारे पास इंटरवल आ जाएगा। इस इंटरवल में फिर आप P3 और P1 को कनेक्ट करेंगे। अब आप देखें पहले हम कर रहे थे P3 और P2 को, अब P3 और P2 को नहीं कनेक्ट कर रहे बल्कि सेकंड लाइन जो है वो ड्रा कर रहे हैं P3 और P1 पॉइंट के दरमियान, यानी कि ये पॉइंट है P3 और P1, इन दोनों को ज्वाइन किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आ जाएगा P4।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे P4 इस कर्व के राइट साइड पे था, इस केस में P4 जो है इस कर्व के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो फिर ऐसे ही हम ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे और ये देखेंगे कि हमेशा जो दो कंसेक्टिव पॉइंट्स हम ले रहे हैं, दो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल ले रहे हैं, रूट जो है वो उन दोनों के दरमियान में लाई करता है। वी हैव टू मेक श्योर कि दैट इज अचीवेबल। तो ये मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन होगा, यानी कि फार्मूला सेकंड मेथड का ही यूज करेंगे, लेकिन उस फार्मूले में हम जो पॉइंट्स प्लग इन करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि रूट जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाई करता है। ओके, अब इसी एग्जांपल को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे हमारे पास जो एक्यूरेसी है या लेवल ऑफ एक्यूरेसी है या नंबर ऑफ इटरेशंस है उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट विद, हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ x। तो हम सबसे पहले तो तमाम नॉन ज़ीरो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस कॉज ऑफ x। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आइटरेटिव फार्मूला है वो सेकेंड वाला ही है, एक्स एन माइनस वन माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन टाइम्स एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू। तो हमारे पास यही फार्मूला जो है वो सेकेंड मेथड वाला हमने यूज़ करना है। तो हम इसमें n की वैल्यू 2 सेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस टाइम f ऑफ x1 टाइम x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला x2 का। अब x2 में आप दो वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड हैं, x नॉट एंड x1। ये दो वैल्यूज़ हमने कैसी चूज़ करनी है कि हम फॉल्स पोजीशन मेथड अप्लाई कर सकें। जैसे हमने बिगनिंग में बात की कि x नॉट और x1 ऐसे होने चाहिए कि रूट जो है वो इन दोनों के दरमियान लाई करे। तो अगर रूट इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन जो है इस वैल्यू को हमेशा हमारे पास आना चाहिए लेस देन 0, सच दैट कि जब ये चीज़ होल्ड करेगी तो इसका मतलब है कि रूट लाइज बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स वन। तो ये जो इंटरवल हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें रूट लाई करता है। तो अब हमने एक्स नॉट और एक्स वन ऐसे चूज करने हैं। तो लेट से मैंने जो सेकंड मेथड के लिए किए थे वही एक्स नॉट और एक्स वन में कंसिडर कर लेता हूँ, 0.5 एंड 0.7853। और इस पे देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास हो जाएगा 0.5 माइनस कॉज ऑफ 0.5। तो बेटा आप में से किसी के पास कैलकुलेटर है तो ये वैल्यू बता दें। Does anyone have a calculator? minus 0.499 माइनस 0.499। ये याद रखिएगा कि आपने इसके लिए कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सर वो कर लेते हैं 2 मिनट। जी बेटा, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? minus 0.21462. जी बेटा, क्या वैल्यू बता रहे हैं आ रही है? सर रेडियन में सेट करने के बाद सर एफ ऑफ एक्स नॉट रेडियन में करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है?
सर -0.37758। 0.37758 तो स्टिल नेगेटिव आ रही है। ओके जी, 0.7853 पे इसके 0.07 है। 0.07 आ रही है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप देखें कि अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन जो है ये हमारे पास लेस देन 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब हम ये लिख सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन ये जो हमारे पास इंटरवल है 0.5 और 0.7853। तो आपके पास ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने एक्स नॉट और एक्स वन ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं कि रूट उन दोनों के दरमियान में लाई करता है। तो एक्स नॉट 0.5 और एक्स वन 0.7853, ये वैल्यू हम एक्स टू में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स वन आ जाएगा 0.7853 और माइनस एफ ऑफ एक्स वन जो है उसकी जगह आ जाएगा 0.7853 टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट, तो 0.7853 माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0.7853 माइनस एफ ऑफ 0.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इसमें प्लग कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट आंसर्स कम्स आउट टू बी, मैं यहाँ पे लिख लेते हैं जी। आंसर हमारे पास आएगा 0.7363। तो 0.73638, तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वी नीड टू चेक के f ऑफ x2 क्या आता है। तो f ऑफ 0.7363, बेटा इस पे आंसर क्या आ जाएगा? 0.7363 माइनस कॉज ऑफ 0.7363, इज इट नेगेटिव पॉजिटिव व्हाट? नेगेटिव है सर। क्या वैल्यू आ रही है? -4.658 into 10⁻³ -3, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। तो अब ये नेगेटिव आ गया। अब आप देखें इसका मतलब है हमारे पास एफ ऑफ एक्स थ्री नेगेटिव आ गया है, लेस देन 0 है। तो हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स टू क्या था। एफ ऑफ एक्स टू हमारे पास सॉरी दिस इज एक्स टू। एफ ऑफ एक्स टू हमारे पास नेगेटिव आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास क्या था। तो एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास पॉजिटिव था और एफ ऑफ एक्स टू नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू जो है ये लेस देन 0 है, और दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन जो हमारे पास पॉइंट है x1 एंड x2। तो हमारे पास जो पॉइंट है x1 जो है वो बन रहा है आपका 0.7853 और ये 0.73। तो इस इंटरवल में रूट लाई करेगा 0.73 एंड 0.7853। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x2 और ये x1। तो इस इंटरवल में हमारे पास x2 से लेकर x1 के दरमियान जो है इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। तो आप n की वैल्यू जो है वो अपडेट कर दें, n इज इक्वल टू 3 कर दें, तो हमारे पास x3 आ जाएगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 टाइम्स x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ x1। तो x3 की वैल्यू हमारे पास बन जानी चाहिए, x2 है जी 0.7363 माइनस एफ ऑफ 0.7363 एंड x2 माइनस x1 करना है तो 0.7363 माइनस 0.7853 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 0.7363 माइनस एफ ऑफ 0.7853। तो ये वैल्यू बेटा हम प्लग कर सकते हैं जैसे हमने ऑलरेडी किया है सेकंड मेथड में। तो x3 का आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 0.739058। तो 0.739058। तो हम अब f ऑफ x3 पे चेक कर लें तो मुझे बता दें कि आंसर क्या आता है। 0.739058 माइनस कॉज ऑफ 0.739058। तो इस पे आंसर क्या आ रहा है? होपफुली आई थिंक इट कम्स नेगेटिव। नेगेटिव है सर। हाँ, नेगेटिव आ रहा है। ओके, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास f ऑफ x2 नेगेटिव है और f ऑफ x3 भी नेगेटिव है। तो अब क्या रूट लाई कर सकता है बिटवीन x2 एंड x3? या मतलब करता भी हो तो क्या हमें पता चल रहा है कि इनसे श्योरिटी है कि इन दोनों के दरमियान लाई करते हैं? नो सर। लेकिन हमें यह पता है कि f ऑफ x1 पॉजिटिव है और f ऑफ x3 नेगेटिव है। तो ये तो श्योरिटी है कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x3 जो है ये नेगेटिव है हमारे पास
तो दिस मीन्स दैट कि देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन x1 एंड x3। तो ये हमें श्योरिटी है कि दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन, और जो हमारे पास पॉइंट है वो है x3 0.739058, और ये जो पॉइंट था 0.7853, इसके दरमियान हमारे पास रूट जो है वो लाई करता है x3 और x1 के दरमियान। ओके, तो अब हम आ जाते हैं n4 पे। अब n4 में हमारे पास x4 जो है उसको इक्वल हो जाना चाहिए x3 माइनस एफ ऑफ x3 टाइम्स x3 माइनस x4 2 और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2। ये हो जाना चाहिए, जो कि असूलन अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे सेकंड के फार्मूले में तो ये हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखें कि अब फॉल्स पोजीशन मेथड में हमें तो ऐसे दो वैल्यूज चूज करनी थी कि रूट उन दोनों के दरमियान लाई करता हो, तो हमने देखा है कि x2 और x3 के दरमियान लाई नहीं करता। तो हमें इस फार्मूले को मॉडिफाई करना है फॉल्स पोजीशन के लिए, और मॉडिफिकेशन के बाद वो क्या बन जाएगा, x4 इज इक्वल टू x3 माइनस एफ ऑफ x3। क्योंकि रूट x3 और x1 के दरमियान लाई करता है तो हम यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो दोनों पॉइंट्स यूज़ करेंगे वो x3 एंड x1 करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x1। दिस इज़ नोन एज कि ये जो फार्मूला है ये फॉल्स पोजीशन के लिए होगा। आप देखें कि सेकंड के लिए फार्मूला डिफरेंट है, फॉल्स पोजीशन के लिए फार्मूला हमारे पास डिफरेंट है। तो अब हम x4 कैलकुलेट करते हैं। x3 की वैल्यू है 0.7390 माइनस एफ ऑफ 0.7390, और इसके बाद x3 हमारे पास 7390 आ गया, और x1 है 0.7853। ये वैल्यूज़ अपने फार्मूले में पुट कर दें। एफ ऑफ 7390 माइनस एफ ऑफ 0.7853। तो ये फार्मूला बन गया x4 के लिए। आई होपफुल कि आप इसमें फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो x4 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है दैट वैल्यू कम्स आउट टू p। वो हमारे पास है जी x4 की वैल्यू 0.739084। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.739084। तो हमने क्या करना है, x4 पे वैल्यू चेक करनी है। एफ ऑफ x4 हमारे पास है 0.739084 माइनस कॉज ऑफ 0.739084। तो अगर मैं दोबारा वैल्यू चेक करूं तो होपफुली दिस विल कम अगेन नेगेटिव। तो ये हमारे पास दोबारा नेगेटिव आ रही है। अब आप देखें कि एफ ऑफ x4 नेगेटिव है, एफ ऑफ x3 भी नेगेटिव है, एफ ऑफ x2 भी नेगेटिव है, और एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है। तो अब मुझे कौन से दो पॉइंट कंसीडर करने चाहिए, x4 एंड x1। तो f of x4 इंटू f of x1 जो है ये हमारे पास लेस देन 0 है। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन x1 एंड x4। तो x4 की वैल्यू 0.739084 और x1 की वैल्यू 0.7853। इसके दरमियान हमारे पास x4 एंड x1 के दरमियान रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा एफ ऑफ x4 इंटू एफ ऑफ x1 इज लेस देन 0। तो अब हमने नेक्स्ट वैल्यू अपडेट कर देनी है n इज इक्वल्स टू 5। जब n5 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x5 इज इक्वल्स टू x4 माइनस एफ ऑफ x4 टाइम्स। अब क्योंकि रूट x4 और x1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम वैल्यूज भी x4 और x1 की यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x1। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x5 x4 की वैल्यू है 0.739084 एंड माइनस एफ ऑफ 0.739084 और टाइम्स आपके पास आ जाएगा 0.739084 माइनस 0.7853 और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ 0.739084 माइनस हो जाएगा एफ ऑफ 0.7853। तो आप जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x5 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है 0.73908513 0.73908513 हमारा 8513 तो ये आ जाती है। एंड आई एम 100% श्योर कि एफ ऑफ x5 भी जो है ये हमारे पास क्या आ रहा होगा, लेस देन 0 आ रहा होगा। तो फिर जो है नेक्स्ट इंटरवल जो है वो हमारे पास बन जाएगा कि एफ ऑफ x5 इंटू एफ ऑफ x1 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। और n6 के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा x6 इज इक्वल्स टू x5 माइनस एफ ऑफ x5 टाइम्स x5 माइनस x1
एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स 5 माइनस एफ ऑफ एक्स 1। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x6 का जो आंसर है दैट विल बी 0.739085133 0.739085133। तो ये हम अगर अब डेफिनेटली हमने अभी तक एरर चेक नहीं किया तो हमें यहाँ पे एरर चेक करना भी चाहिए। x6 माइनस x5 डिवाइडेड बाई x5 करें तो हम देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एटलीस्ट 8 डेसिमल की तो मिनिमम एक्यूरेसी आपको नज़र आ रही है, मे बी 9 डेसिमल की भी अचीव हो रही हो। तो 9 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेसी जो है वो आपके पास अचीव हो रही है इस स्टेप पे। और अगर हम देखें तो इसका मतलब है दैट इज़ सफिशिएंट एक्यूरेसी, तो ये हम स्टॉप कर देंगे। इससे हमें ये पता चला कि जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन का भी वही है जो हमारे पास न्यूटन राफसन के लिए है या सेकंड मेथड के लिए, वो क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा। तो जब ये 10⁻⁻m से लेस हो जाए और m इज़ द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, अगर आपको कहा जाए 8 डेसिमल एक्यूरेसी तो आपने ये आइट्रेशन तब तक परफॉर्म करनी होती हैं जब तक ये एरर जो है 10⁻⁻8 से कम ना आ जाए। तो अगर m3 हो तो आपने 10⁻3 तक अचीव करना है, m2 हो तो 10⁻2 तक। तो जितने डेसिमल एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है वो वैल्यू हो जाएगी m की। तो यहाँ पे आके हम स्टॉप कर देंगे। तो दैट विल बी अवर स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर फॉल्स पोजीशन मेथड। अब यहाँ पे आप देखें तो फॉल्स पोजीशन में 10 डेसिमल एक्यूरेसी अचीव हुई 6th आइट्रेशन पे, सेकंड में हो रही थी 5th आइट्रेशन पे, न्यूटन राफसन में हो रही थी 3rd आइट्रेशन पे। तो अगर हम देखें तो 10 डेसिमल एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी वाज अचीव्ड, हमारे पास जो अचीव्ड हो रही है वो न्यूटन्स के केस में, न्यूटन राफसन के केस में उसकी जो आइट्रेशन है वो 3 आइट्रेशन है। और अगर हम देखें तो यही एक्यूरेसी जो है वो अचीव हो रही है सेकंड के साथ, उसकी जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो 5 आइट्रेशन है। और यही एक्यूरेसी जो है वो अचीव हो रही है फर्स्ट पोजीशन के साथ, तो उसमें हमें जो नंबर ऑफ आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ी है वो 6 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। तो मेरा ख्याल है हमारा ये एक जनरल कंक्लूजन ड्रा होता है कि न्यूटन राफसन मेथड जो है वो फास्टर भी है और बेटर भी है एज कम्पेयर टू सेकंड एंड फास्ट पोजीशन मेथड इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस के। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि आप देखें कि हम फास्ट पोजीशन मेथड डिस्कशन हमने इसलिए स्टार्ट की थी कि क्या पता रूट ब्रैकेटिंग की मदद से हमारे पास बेटर रिजल्ट आए, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रैकेटिंग ऑफ द रूट जो कि बाइसेक्शन का बेसिक पॉइंट था वो आपकी जो कन्वर्जेंस है या रेट ऑफ कन्वर्जेंस है उसको इम्प्रूव नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वी कैन कंक्लूड दैट कि ब्रैकेटिंग इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन टू अचीव एक्यूरेट रिजल्ट। तो उससे कोई हमारी एक्यूरेसी को जो है वो फर्क यानी कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ी। तो ये हमारी कंप्लीट डिस्कशन है अबाउट द मेथड फास्ट पोजीशन मेथड। इसके हवाले से बेटा आपके कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये